गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 के बच्चे ध्यान देंगे। इसके पहले आपको पढ़ाया गया था प्रीवियस क्लास में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। तो ये पूरा चैप्टर नहीं हुआ था तो आज इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे, समाप्त हो जाएगा। तो शेष भाग पढ़ाया जाएगा। लाला लाजपत राय के बारे में आपको बताया गया था, ये कैसे नेता थे, ये गरम दल के नेता थे, इनकी आज़ादी में अहम भूमिका थी। तो आज इसके बारे में आगे का चैप्टर को हम लोग पढ़ाएंगे आज। तो इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने के साथ ही अछूतोद्धार और स्त्री शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्य भी किए। इन्होंने राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए उर्दू में एक दैनिक पत्र भी निकाला था जिसका नाम था वंदे मातरम। लाला लाजपत राय ने एक किताब निकाला था, बुक को तैयार की, दैनिक पत्र था, इसका नाम था उर्दू में वंदे मातरम। इन्होंने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देकर अपने साहस और निर्भीकता का परिचय दिया। तो इन्होंने जो इन पर आरोप लगा था, ब्लेम लगाया गया था, इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से अपने आप को बहादुरी से और मुंहतोड़ जवाब दिया अपने दुश्मनों का। ये लाला लाजपत राय बहुत ही निडर शेर की भांति दहाड़ते थे और डरते नहीं थे, क्योंकि इनमें डर इसलिए नहीं था कि इन्होंने कोई गलत काम ये कर नहीं रहे थे, देश की सेवा कर रहे थे और देश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में सही थे। 1928 ईस्वी में अक्टूबर मास में भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। साइमन कमीशन का आगमन हुआ। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास करके कमीशन के बहिष्कार की घोषणा की थी। अतः साइमन कमीशन जहाँ जहाँ भी आ जाता, सभाओं और जुलूसों के माध्यम से उसका बहिष्कार किया जाता। साइमन कमीशन जो आया हमारे यहाँ, उसका बहिष्कार किया गया। तो लोग बोला कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। तो इंडियन लोग एकजुट हो गए कि नहीं, हम साइमन कमीशन जो अंग्रेज लोग लेके आ रहा है कमीशन, इसको हम लोग नहीं मानेंगे। 30 अक्टूबर के दिन साइमन कमीशन लाहौर के स्टेशन पर पहुंचा। उसका बहिष्कार करने के लिए स्टेशन के बाहर अपार भीड़ एकत्र थी। उस भीड़ का नेतृत्व यही कर रहे थे। जुलूस के आगे घुड़सवार पुलिस रास्ता रोककर खड़ी थी। सहसा पुलिस ने लाठी चलानी आरंभ कर दी थी। पुलिस कप्तान सांस के संकेत पर एक घोड़े सिपाही ने इन पर भी लाठी से प्रहार किया। लाठी इनकी छाती में लगी और ये धराशायी हो गए। इन्हें शीघ्र ही अस्पताल पहुंचाया गया। इनके जीवन की रक्षा के लिए अर्थक प्रयास किए गए, किंतु इनका समय पूरा हो गया था। इन्होंने 17 नवंबर सन 1928 ईस्वी के दिन सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। गर्जना करने वाला सिंह सदा के लिए हो। तो साइमन कमीशन जो आया, उसका विरोध किए तो पुलिस ने लाठीचार्ज की और इनको लाठी से मार दिया, जिसके कारण ज़्यादा चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और एक महान व्यथित हृदय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तड़पता रह काल कौलित हो गया। मगर इन्होंने अपनी टूटती हुई सांसों में कहा था, मेरी छाती पर जो आघात लगा है, इस आघात के कारण मैं संसार छोड़ रहा हूँ, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे शरीर पर प्रत्येक लाठी अंग्रेज हुकूमत के ताबूत में कील ठोकने का कार्य करेगी। बोले कि हमको लाठी से जो लगा है, हम मर गए हैं, तो इसके लिए बेकार नहीं जाएगा। एक एक लाठी जो है अंग्रेज पर कोई ना कोई कारण से पड़ेगा और अंग्रेज हुकूमत के ताबूत पर कील ठोकने का कार्य करेगी। एक एक लाठी जो है उसके ताबूत पर कील ठोकने का कार्य करेगी। यानी कि ताबूत का मद होता है जहाँ पर डेड बॉडी रखा जाता है, उसको ताबूत में जो कांटी ठोका जाता है उसी को हम लोग ताबूत बोलते हैं। मेरी छाती पर गिरा हुआ डंडा ब्रिटिश शासन पर गर्ज बनकर गिरेगा और उसका स्वार्थ हो जाएगा। इनकी यही कही हुई बात सच निकली। इनके स्वर्गवास के 19 साल पश्चात
ब्रिटिश शासन का तख्ता पलट गया, अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। इन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए जो प्रयास किए थे उस सोने के अक्षरों में लिखा है। तो ये लाला लाजपत राय जो अंग्रेज हुकूमत से लड़ाई किए, जान दिए, उनकी बलिदान बेकार नहीं गई। उसके बाद उनके जाने के बाद और लोग जो थे, उनके पीछे क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने उनके जगह पर आकर उनका जो उन्होंने बीड़ा उठाया था उसको आगे बढ़ाया और उन्होंने लड़ा और लास्ट में अंत में अंग्रेज को थक कर भारत छोड़कर जाना पड़ा और देश मेरा आज़ाद हो गया। यानी कि जितने भी क्रांतिकारी लोग अपना जो बलिदान दिए थे वो बेकार नहीं गया, वो आखिर बाद में रंग लाया और देश स्वतंत्र हो गया और आज देश हमारा स्वतंत्र है। आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया और कल आपका नया चैप्टर अध्याय शुरू। कितना में बना देना है तो आप। हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 के लिए हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी लिविंग थिंग्स में या कोई भी लिविंग थिंग दैट मींस प्लांट में अगर रूट से बाय स्टेम और बाय लीफ से अगर न्यू प्लांट जर्मिनेट करता है तो इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टेम और लिप्स। रूट से, स्टेम से और लिप्स से जो अगर है न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है, ऑल द प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम वन प्लांट to exit a species to the parent plant and have same genes। सेम जीन होगा, सेम प्रॉपर्टी होगी जब एक प्लांट दूसरे प्लांट से जन्म। अभी सवाल आपके मन में आएगा, सर इसकी जरूरत क्या है, क्यों आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन की नीड पड़ती है? तो ऐसे इसका जवाब होगा कि ऐसे प्लांट जिसमें सीड नहीं होता, सीड अगर नहीं होता है तो हम उसकी जड़ों को, उसके स्टेम को, उसके लिप्स को अगर लगाते हैं तो वहां से न्यू बेबी प्लांट क्या होता है, जर्मिनेट करता है। अब आपके मन में एक और सवाल होगा, सर स्टेम किसका लगेगा, जड़ किसकी लगेगी, सर स्टेम किसका लगेगा, सर लिप्स किस प्लांट की लगेगी? तो न्यू प्लांट होता है, जैसे बात कर रहे हैं कि नेचुरल मेथड, अभी चर्चा कर लेते हैं। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, डहलिया, बनाना, गार्लिक, मिंट, ग्रेप्स एंड रोज। सारे चीजों का हिंदी नाम तो आपको पता ही होगा। पोटैटो आलू, स्वीट पोटैटो शकरकंद, डहलिया बनाना केला, गार्लिक लहसुन, मिंट पुदीना, ग्रेप्स अंगूर और रोज, ये चीजें मेन चीजें हैं जिसका हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल और मैन-मेड मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल होता है और मैन-मेड भी तो प्रोसेस होता है। अब नेचुरल में करते हैं बाय रूट, न्यू प्लांट ग्रो ऑफ द सॉल एंड मॉडिफाइड रूट कॉल्ड ट्यूबर। Bulbs develop as the base of a stem and grow into new plant. For example, dahlia, sweet potato is modified of the adventitious root. These roots grow from the nodes of the running stem and they have the irregular solid due to the storage of food. Hence, they are called tuberous root. They even give rise to adventitious bud which when ditched can give rise to new plant, thus performing the function of vegetative propagation. Sweet potato, dahlia। अलुआ, बोलचाल में स्वीट पोटैटो को क्या बोलते हैं, हिंदी में तो शकरकंद बोलते हैं और हम लोग अपनी भोजपुरी में क्या बोलते हैं, अलुआ। तो अलुआ होता कहाँ है, जमीन के अंदर होता है। तो ये रूट से होता है, रूट से रूट लगा देंगे और वहां पर क्या होगा, अलुआ का पेड़ जन्म जाएगा, अलुआ पे शकरकंद। ठीक है। बाय स्टेम,
स्टेम मतलब तना से क्या होगा, द अंडरग्राउंड एंड सबबेरियल स्टेम आर स्पेशली मॉडिफाइड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अंडरग्राउंड स्टेम, दीज आर द फॉलोइंग टाइप्स, ट्यूबर, पोटैटो। हाँ भाई बड़ा अच्छा वर्ड है पोटैटो। तभी आलू जो मिलता है ना, आलू, अभी आलू दो तरह का मिलता है, एक बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे, नया आलू आलू और पुराना वाला आलू। तो नया आलू तो भाई हार्ड होगा, ठीक है, और जो पुराना आलू होगा पोटैटो वो थोड़ा थोड़ा मुलायम होगा। तो वहां से देखेंगे तो ऐसे ऐसे है ना आलू, ऐसे मान लो आलू का फिगर है नहीं, तो यहां पर इसकी आंख आई कहते हैं हम, और यहां आई से एक छोर देखेंगे व्हाइट साफ आपको ऐसे बर्ड नजर आएगा, ठीक है। इसको हम कट करते हैं और कट करने के बाद अगर सॉइल में हम बो देते हैं, मिट्टी में बो देते हैं, तो वहां से एक न्यू बेबी प्लांट जर्मिनेट करता है। जब बेबी प्लांट बनता है तो उसकी जो रूट्स होती है, उस रूट्स में आलू के छोटे छोटे पीस होते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं। अब आप जिस किस्म की लगाएंगे आलू उस तरह से आपके मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम बुक्स की लाइन बता देते हैं। पोटैटो इज अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर that are swollen due to the food stored in it. It has bud in the depression called the eye. These bud give rise to the new plant. The stored food is used up by the new plant to grow. अब राइजोम की चर्चा कर रहे हैं। It is underground stem and bear the bud. These bud grow to give rise to new plant. Rhizome is found is ginger and turmeric. एक वर्ड है जिंजर, जिंजर मतलब होता है अदरक, और टर्मरिक, टर्मरिक मतलब क्या होता है, हल्दी। अभी एक चीज हाँ मैं भूल रहा था, अभी छठ बीता है हम लोगों का, तो छठ में आप क्या देखे हैं, वैसे आपको हल्दी कैसा मिला है, ऐसे मिला है नहीं, तो ये इसको हल्दी के पेड़ मिलते हैं, छठ में हम लोग पूजा में लगाते हैं। तो यहाँ पर देखें अदरक के पेड़ भी देखें और हल्दी के पेड़ भी देखें, तो उसके काट दे, उसके राइजोम्स को काट दे, बीच से पार्ट काट दे, और काट कर क्या करते हैं, अगर लगा देते हैं तो वहां से भी एक न्यू बेबी प्लांट क्या होता है, जर्मिनेट करता है। अदरक भी मिला, अदरक भी आप लोग छठ में देखें। चूंकि अभी सवाल होता है कि हमने छठ का एग्जाम्पल क्यों दिया, तो बात असल है कि जो हम लोग हल्दी लेते हैं बाजार से, जो हल्दी लेते हैं वो बॉयल होता है, वो हल्दी सुखाया होता है, उसमें आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। लेकिन छठ वाली जो हल्दी होती है, पत्ते वाली हल्दी जो होती है, उसकी गांठें आपको स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। अब बात करते हैं बल्ब की। इट इज ए वेरी शॉर्ट पावर अंडरग्राउंड स्टेम सराउंडिंग बाय द फ्लेशी स्कल लिप्स. These skull lips have stores food. Bulb is found in onion. In the spring, a stem root up from the center of skull lips and form a new plant. तो ये ओनियन में भी हम लगाते हैं, और गार्लिक, हाँ एक थोड़ा सा वर्ड है गार्लिक, क्या बोलते हैं, लहसुन। तो लहसुन को आप तोड़ दीजिए तो बल्ब निकलेंगे, फिर उसको जमीन में हम बो देते हैं, और वहां से क्या होता है, न्यू बेबी प्लांट जर्मिनेट करता है, और फिर एक अच्छा खासा प्लांट हो जाता है। These grasses mint and chrysanthemum strawberry vegetative propagate occur to Siberian. हाँ भाई मिंट वाला पुदीना, पुदीना क्या होता है भाई, कैसा होता है, आप देखेंगे जहां वाटरी सोर्स है वहां पर क्या होगा, पुदीना मिलेगा। इसकी रूट्स जो होती है इस तरह होती है, ऐसे है, और यहाँ पर पुदीना के पत्ते होते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर आप कट कर दीजिए, और कट करने के बाद इसको न्यू जगह लगाइएगा, तो फिर वहां पर क्या होगा, पुदीना का पेड़ जन्म लेगा, मिंट का पेड़ क्या होगा, जन्म लेगा। यही जो सिचुएशन होती है स्ट्रॉबेरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक वर्ड आया कि एडवेंचरस बर्ड ऑन लीव्स, इसमें सबसे बड़ी होती है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम का पत्ता जो होता है इस तरह होता है, इस तरह तो ब्रायोफाइलम के जहां भी ये होता है ना बुढ़े हुए पत्ते का,
तो यहाँ पर छोटे छोटे दाने होते हैं, और इसको अगर हम फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो यहाँ पर ये क्या होंगे, बेबी प्लांट्स में जर्मिनेट कर जाएंगे। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये लीफ से होता है, और सबसे फेमस है इसके लिए ब्रायोफाइलम। भाई देखो फिगर में दिखा दूं तुम्हें, ये देखो ये ब्रायोफाइलम का पत्ता है, और यहां से देखो इसके जो कोर होते हैं ना पत्ते के, यहां से न्यू बेबी प्लांट जर्मिनेट किया है। ये देखो अच्छे ढंग से। द फ्लेशी लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम बियर adventitious bud in the notch present in their margin. When such a leaf fall on the soil, each bud grow into the independent plant with fleshy stem such as the cacti produce new plant. देखो कैक्टस हम कॉमन वर्ड बोलते हैं कैक्टस, तो एक कैक्टस जो है सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल होता है कैक्टी। तो कैक्टस हम कैक्टस बोल रहे हैं ताकि आपके समझ में मेरी बातें अच्छी तरह से हो। कैक्टस रिप्रोड्यूस ए न्यू प्लांट व्हेन देयर पार्ट गेट डिचेज फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। हमें एक वर्ड है कैक्टस, आप देखे हो ना बहुत सारे जो कैक्टस के प्लांट लगाते हैं ना काटे वाले, तो इसके स्टेम को काट के लगा देते हैं और वहां से क्या होता है, न्यू बेबी प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। एडवांटेज ऑफ नेचुरल वेजिटेबल। अब एक बात है, एडवांटेज क्या फायदा है हमको, क्या फायदा होगा कि नेचुरल वेजिटेटिव से, तो इट डज नॉट नीड एक्सटर्नल एजेंट लाइक द इंसेक्ट एंड वीट फॉर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सन। हाँ भैया, इसमें क्या सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें पॉलिनेशन का झंझट नहीं है, इसमें पॉलिनेशन एजेंट का झंझट नहीं है, डिस्पर्सल का झंझट नहीं है। फूड इज यूजुअली स्टोर्ड इन वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फूड जो होता है ये प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट में होता है। दिस टाइप ऑफ प्रोपगेशन इन्वॉल्व ओनली पेरेंट प्लांट, नो फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। ये पेरेंट प्लांट से होता है, इसमें किसी तरह के फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात हम चले डिसएडवांटेज की बात की, इससे हानि क्या भी। देखो किसी चीज में अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी है, तो प्रॉफिट की बात तो मैं कर दिया, लॉस क्या है, लैक ऑफ डिस्पर्सल मैकेनिज्म लीड टू ओवरक्राउडिंग। तो इसके डिस्पर्सल की कमी होती है जिसके कारण इसकी संख्या काफी होती है। A new plant are less adapted to change the environment condition। तो नया प्लांट जो होता है वो environmental condition को adaptable होता है, वो आसानी से अडॉप्ट कर लेता है, आसानी से जी लेता है। अब हम एक बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोसेस इज अ सिंपल, फास्ट एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड ऑफ प्लांट प्रोपगेशन। इट इज देयरफॉर कॉमनली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। हाँ, व्हाट है हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर इज लाइक द ग्रोइंग प्लांट्स एंड द शो प्लांट, ठीक है। दिस द टेक्निक यूज्ड बाय स्टेम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो आज आई थिंक आज हम यहीं तक लेके छोड़ दें, ठीक है। अगले दिन हम बताएंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, चूंकि ये टॉपिक होगा, फिर टिश्यू कल्चर, ग्राफ्टिंग की चर्चा करेंगे। बस, थैंक्स। गुड मॉर्निंग क्लास 7। आप लोगों का लेसन 10 में चैप्टर है यू आर ओल्ड फादर विलियम। आप बूढ़े हो चुके हैं पिताजी विलियम। चार्ल्स ब्यूटिये के द्वारा लिखा गया ही है, लेविस कैरोल के द्वारा, जो एक इंग्लिश राइटर थे और वर्ल्ड फेमस चिल्ड्रन फिक्शन थे और बच्चों के बीच हमेशा फेमस रहे। उनका जन्म 1832 ईस्वी में हुआ, 1832 में हुआ, और उनकी मृत्यु 1898 यानी कि 1898 में हुई। आइए देखते हैं एक पोयम जो चिल्ड्रन के बीच में और उनके फादर के बीच में लिखा गया है। दिस इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम एलाइस इन वंडरलैंड। वंडरलैंड से लिया गया है एलाइस के द्वारा। यू आर ओल्ड फादर विलियम। आप बूढ़े हो चुके हैं। द यंग मैन सेड, एक नौजवान व्यक्ति ने कहा। एंड योर हेयर हैज़ बिकम वेरी वाइट। आपके बाल समय के साथ और भी उजले हो गए हैं। एंड येट यू इनसेंसिटी स्टैंड ऑन योर हेड। डू यू थिंक एट योर एज साइज। जैसे कि आपके बाल दिख रहे हैं वाइट, क्या इससे ये मालूम चल पा रहा है कि आपने
जो भी चीज़ें दी हैं क्या ये सेटिस्फाइड कर रही हैं, ये सही है कि नहीं है। इन माई माउथ फादर विलियम रिप्लाई टू हिज सन। उन्होंने अपने मुंह में ही जवाब दिया फादर विलियम को कि अपने बेटे को जवाब दिया आई फेयर इट माइट इंजर द ब्रेन। ठीक है, मेरे ब्रेन इंजर्ड हो चुका है, ठीक है, इस कारण से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। बट नाउ दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन। लेकिन अब मैं परफेक्टली यह श्योर हो चुका हूँ कि यह जो है वो मेरे से गलती हुई है। ठीक है, आई हैव नन वाई आई डू इट अगेन एंड अगेन। मैं ऐसा क्यों बार बार करूँ। यू आर ओल्ड सेड द यूथ। नौजवान ने कहा कि आप बूढ़े हो चुके हैं। एज आई मेंशन बिफोर, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है। एंड हैव ग्रोन मोस्ट अनकॉमनली फैट, और आपके अंदर चर्बी जो है वो अनकॉमनली बढ़ते जा रही है। Yet you turned your back some result in the door, pray what is the reason for that। आप प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है। In my mouth said the sage as he shook his grey lock। उसने अपने मुंह में कहा I kept all my limbs very supple। मेरी जितनी भी मतलब कि लिम्स समझते हैं आप लोग, जो मानव के अंदर फसलियाँ होती है, जो हड्डी नर्वस होते हैं, वो सारे इसके कमज़ोर पड़ गए हैं। बाई द यूज ऑफ दिस वाइंटमेंट ऑन सीलिंग द बॉक्स अलाउ मी टू सेल यू ए कपल। ये जो सारे रखे गए हैं बॉक्स, उन्हें अलाउ कीजिए कि मैं उन्हें बेच सकूं। यू आर ओल्ड सेड द यूथ। नौजवान ने फिर से कहा कि आप बूढ़े हो चुके हैं, आपके जबड़े जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं। फॉर एनीथिंग थोर देन स्वीट यू yet you finish the goods with the bones and the beak, pray how did you manage to do it। अगर आपको कोई भी चीज़, हार्ड चीज़ या दूसरे चीज़ दी जाए, ठीक है, तो आप उसे सक्सेसफुली नहीं कर सकते हैं और ये आपसे नहीं हो पाएगा। इन माई माउथ सेड हिज फादर। पिता ने कहा कि ठीक है, आई टुक द लॉ, मैं करने की कोशिश करूँगा। एंड आर्गू ईच केस विथ माई वाइफ, और सारे जो इसके साथ थे वो सहमति थे। And the muscular strength which it gave to my jaw has lasted the rest of my life। जो मस्कुलर जॉ यानी कि जो जबड़े की बात हो रही है वो तो मेरे जीवन के साथ ही खत्म होगा। You are old said the youth, one would hardly suppose। आप यह बात समझ लीजिए कि आप अब बूढ़े हो चुके हैं। That you eye was as steady as ever। आपकी आंखें जो है वो भी अब सूझने लगी हैं। Yet you balance an eel on the end of your nose। आपकी नाकों को देखिए। What made you so awfully clever। क्या आपको क्लेवर बनाता है। I have answered 3 questions and that is enough। मैंने आपके 3 चीज़ों का जवाब दिया जो आपके लिए इनफ है। said the father, don't give yourself airs। कभी भी आप अपने आप को छोड़िए मत। Do you think I can listen all the day to such stuff? Be off or I will kick you downstairs। यही था। अब कल इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता दिए थे। सेकंड उसी टाइप का है। थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। वह डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कैसे है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है 80 बाई 60 मीटर का। 80 मीटर लेंथ है इसका और 60 मीटर ब्रेथ है, और इसमें 2 रोड्स है, एक अकॉर्डिंग टू लेंथ और दूसरा अकॉर्डिंग टू ब्रेथ। तो अकॉर्डिंग टू लेंथ और ब्रेथ का जो रोड है वह है 10 मीटर वाइड, मतलब 10 मीटर चौड़ा। तो फिगर आपके सामने है, फिगर को ड्रॉ कर दिया हमने। अब इसमें क्या निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, जो रोड बना है, रोड का जो ग्रेवलिंग करना है उसका कॉस्ट दिया हुआ है ₹1.20 प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। तो हम क्या किए हैं कि पहले एरिया ऑफ रोड निकालने की कोशिश किए हैं। एरिया ऑफ रोड कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ 2 रोड्स मैंने लिखा, एक अकॉर्डिंग टू लेंथ और दूसरा अकॉर्डिंग टू ब्रेथ। तो अकॉर्डिंग टू लेंथ जो रोड है उसका नाम है एरिया ऑफ EFGH,
यहाँ आप देखते होंगे EFGH, ये आपका EFGH का एरिया हो गया। और एरिया ऑफ IJKL ये दो रोड हुआ। और कॉमन एरिया दोनों एक दूसरे से क्रॉस कर रहा है, इसलिए कॉमन एरिया हो गया 10 × 10, तो 10 मीटर वाइड है और 10 मीटर लेंथ भी है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ EFGH जो मैंने निकाला 80 मीटर × 10 मीटर। अब 80 मीटर ये इसका लेंथ हो गया, जो उस फील्ड का लेंथ था वही लेंथ आपका इस EFGH का भी है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ हम ले रहे हैं तो 80 मीटर है, और इस रास्ते का लेंथ कितना है 10 मीटर है, तो 80 × 10 मीटर हो गया। उसी प्रकार 60 ये ब्रेथ जो है, ये जो रोड है ये लेंथ कितना है 60 मीटर है, और इसका ब्रेथ 10 मीटर है, तो ये 60 × 10 मीटर हो गया। अब जो कॉमन एरिया है 10 × 10 हुआ। अब यहाँ पर 80 मीटर × 10 मीटर करते हैं तो 800 मीटर स्क्वायर प्लस 600 मीटर स्क्वायर और माइनस 100 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर 800 मीटर स्क्वायर 600 मीटर दोनों को ऐड करते हैं तो 1400 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इसमें से 100 मीटर स्क्वायर जो कॉमन एरिया उसको लेस कर देंगे तो 1300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग 1300 मीटर स्क्वायर इंटू 1.20 यानी ₹1.20 का ग्रेवलिंग चार्ज है, तो 1300 मीटर स्क्वायर में ₹1.20 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका रुपीस निकल गया 1560 यानी 1560 रुपीज। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है, जो अलग टाइप का क्वेश्चन था वो सॉल्व कर दिए। अब 4 और 5 दो क्वेश्चन है, दोनों को हम समझा देते हैं। एक कारपेट मेजर 30 मीटर बाई 20 मीटर का है। एक कारपेट है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 30 मीटर बाई 20 मीटर। एक स्ट्रिप जो बॉर्डर कहते हैं, ए स्ट्रिप ऑफ 4 मीटर विड्थ इज कट फ्रॉम ऑल अराउंड, और चारों तरफ से 4 मीटर का बॉर्डर हमने कट कर दिया। अब जो एरिया बचा वो बीच वाला एरिया बचा, और जो बॉर्डर है वो बाहर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कारपेट। तो रिमेनिंग कारपेट का एरिया कितना हुआ ये बताना है। और दूसरा एंड ऑल्सो द एरिया ऑफ द स्ट्रिप कट आउट, और उस कट आउट जो स्ट्रिप है उसका एरिया बताना है। तो दो क्वेश्चन है इसमें, दोनों क्वेश्चन इंक्लूड है एक साथ। तो जो चीज़ आप बनाते हैं उसको ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पर देखेंगे केवल फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं और सॉल्व आप कर लेंगे। एक कारपेट है जो 30 मीटर बाई 20 मीटर का है। तो ये कारपेट है और वो है 30 मीटर बाई 20 मीटर। तो ये है 30 मीटर और ये है 20 मीटर, और 4 मीटर कट कर लेते हैं इसमें से। तो ये 4 मीटर कट कर लिए। ये 4 मीटर कट कर दिया। अब आपको बताना है ये जो कारपेट है इस कारपेट का एरिया बताना जो कट किया गया है। तो इसका एरिया निकाल देना है और इस कारपेट का एरिया निकाल देना है। तो ABCD हो गया कारपेट, और EFGH हो गया आपका मिडिल कारपेट।
तो स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, इसका एरिया क्या है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ एबीसीडी निकाल देंगे 30 मीटर बाई 20 मीटर का, और इसमें से 4 मीटर जब घट रहा है तो आप देखिएगा 4 मीटर इधर भी घटा, 4 मीटर इधर भी घटा, तो 30 मीटर में से 8 मीटर घट जाएगा, तो यानी हो जाएगा 22 मीटर। और ये जो ब्रेथ है ये 20 मीटर लेंथ का है, और इसमें से 4 मीटर 8 मीटर घट जाएगा, तो 20 में से 8 क्या 12 मीटर हो जाएगा। तो अंदर वाला जो एरिया होगा वह 22 मीटर इंटू 12 मीटर का हो जाएगा, और बाहर वाला जो एरिया होगा वह 30 मीटर इंटू 20 मीटर का हो जाएगा। और बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले को एरिया घटा लीजिएगा, तो ये स्ट्रिप जो कट करके निकाला गया है उसका एरिया निकल जाएगा। तो एकदम सिंपल सी बात है, आप उसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक बीच वाले का एरिया निकालना है, स्ट्रिप का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ कारपेट, जिसका नाम क्या है ABCD, उसका लेंथ इंटू ब्रेथ से हम एरिया निकाल दिए, यानी 30 मीटर इंटू 20 मीटर। रिजल्ट मेरे पास है 3 2 जा 600 मीटर स्क्वायर, एक निकल गया। दूसरा अंदर वाले एरिया को निकालते हैं, एरिया ऑफ EFGH, तो उसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये है 22 मीटर इंटू, इसका जवाब होगा 5 × 24 264 मीटर स्क्वायर। अब दोनों एरिया क्लियर निकल गया। अब हमको एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालना है, तो सिंपल सी बात है कि एरिया ऑफ स्ट्रिप इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH, है ना। यानी एरिया ऑफ ABCD कितना है मेरे पास 600 मीटर स्क्वायर है, माइनस इसका एरिया कितना है 264 मीटर स्क्वायर है, दोनों को लेस कर दिए, कितना हो गया 1046 963 और 523 336 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया स्ट्रिप का एरिया हो गया। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, जो क्रिटिकल क्वेश्चन था 1 से लेकर 5 तक के बीच में 3 क्वेश्चन आपको बना दिया गया, और सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, एक 2 नंबर क्वेश्चन और एक 5 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, एक पोस्टर है जिसका साइज दिया हुआ है 20/16 का, ठीक है, और a poster of the size 20 cm into 16 cm is pasted on the sheet of cardboard। कार्डबोर्ड एक पेपर है और उस पर फोटो चिपका दिया गया है, और फोटो का जो फ्रेमिंग किया गया है 20/16 का, so that there is a margin width 3.5 cm और 3.5 cm मार्जिन छोड़ करके along each side of the poster। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन, टोटल एरिया ऑफ मार्जिन, मार्जिन का एरिया बताना है, यानी जो चारों तरफ से बाउंड्री छोड़ा गया है मार्जिन का, उस मार्जिन का एरिया बताना है। और दूसरा क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड यूज द रेट 1.50 पर स्क्वायर मीटर, और जितना कार्डबोर्ड लगा है उसका 1.50 यानी ₹1.50 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, तो दोनों का एरिया निकाल कर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये क्वेश्चन था। अब ये लेसन कंप्लीट हुआ, कल आपका 13.4 स्टार्ट होगा। थैंक यू।